Now this is the question of impairment of assets in days 36. Impairment of assets का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अर्थ इंफ्रा लिमिटेड has two cash generating unit X and Y. There is no goodwill within the unit carrying value. The carrying value of CGU cash generating unit are for A 20 million and for B 30 million. A के लिए 20 million है और B के लिए 30 million है। The company has office building which is using office headquarter and has not included the above value can be allocated on the unit basis for their carrying value. The office building has carrying value 10 million and recoverable amount based on the value in use 18 million for cash generating unit A and 38 million for cash generating unit B. Determine whether carrying value of CGU A and B are impaired or not. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला तो जो कैश जनरेटिंग यूनिट का जो है निकाल लीजिए आप। कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU 20-30 तो मिला के 50 हो गया। अब यहाँ पर लोकेशन ऑफ बिल्डिंग देख लीजिए क्या है। तो बिल्डिंग कैरिंग वैल्यू 10 है जिसमें रिकवरेबल अमाउंट 1838 है और उसके बाद जो है 9 हम देखते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इम्पेयरमेंट ऑफ असेट इन डेज 36 है। Impairment of asset means decline in the value of asset due to change in technological market और economical environment। दो चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक मार्केट इन्वायरमेंट की वजह से। क्या है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट? टेक्नोलॉजी अगर बदल गई या इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल गया तब। दिस इंड एज इज़ अप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग एसेट्स। PPE as per Ind AS 16, investment property Ind AS 40, intangible asset 38, goodwill acquired in business combination 103, 38, 40 और 16 इन सभी पे दिस Ind AS इज अप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है, अब देखिए रिकॉग्निशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट एसेट ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। अगर कैश जनरेटिंग यूनिट है वो तो ग्रुप वाला एसेट हो गया, ये इंडिविजुअल एसेट है। इंडिविजुअल एसेट। ठीक है, स्टेप टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन और रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस ऑन द इंडिविजुअल एसेट बेसिस। आइडेंटिफाई वेदर एसेट इज impaired टेस्टिंग। Asset is impaired if it is carrying amount is more than recoverable amount। मतलब कैरिंग अमाउंट अगर 100 रुपये है और उससे मिल रहा है हमें केवल जो है 90 रुपये, तो हमें 10 रुपये का घाटा, क्योंकि सेल करने पर रिकवरेबल अमाउंट 10 रुपये का घाटा है, तो उस केस में हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस जनरली रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ एनी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक को बैलेंस है रिलेटिंग टू इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, देन इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्टली रिकॉग्नाइज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू एनी बैलेंस एग्जिस्टिंग इन जनरल एंट्री। क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू असेट अकाउंट
और रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू द बैलेंस शीट फिगर, उसके बाद P&L, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब रिवैल्यूएशन को, इम्पेयरमेंट लॉस को जो ट्रांसफ़र करेंगे वो रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन रिजर्व से और प्रॉफिट एंड लॉस से, जितना उसमें रिवैल्यूएशन में होगा 100 रुपये में से 80 रुपये है तो 80 रुपये तक यूज़ कर लेंगे, बाकी 20 रुपये P&L से घटाएंगे। अब बैलेंस इन दिस अकाउंट, बैलेंस शीट फिगर। उसके बाद जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस इज चार्ज, मतलब जब अगर हम रिवाइज कर लेते हैं 1 साल का, दूसरे साल में जो आता है उसके बारे में बात करना है। मान लीजिए 100 रुपये है, उस पर से 20 रुपये घटाया 80 रुपये, तो ये अब कैरिंग वैल्यू 80 रुपये हो गई। पहले कैरिंग वैल्यू 100 रुपये थी, अब कैरिंग वैल्यू 80 रुपये हो गई। तो वही कह रहा है रिवाइज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस इज चार्ज। कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कैरिंग अमाउंट आफ्टर जो है आफ्टर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन द रिवाइज कैपिटल रिजर्व इन फ्यूचर। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, इंटेंजिबल एसेट विच आर नॉट अमोर्टाइज, फॉर एग्जाम्पल गुडविल acquired in business combination, impairment testing should be done annually. Other asset impairment testing should be done there any indication, for example technology, economy or market environment that asset is impaired. अगर टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज़ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आपका है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, या तो वैल्यू इन यूज़, इन दोनों में से जो होगा उसमें से हाई हम ले लेंगे जो है रिकवरेबल अमाउंट के रूप में। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। कॉस्ट टू सेल डिस्पोजल माइनस कर देंगे और ये आपका आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, FVLCTS। वैल्यू इन यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो वैल्यू इन यूज़ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। वैल्यू इन यूज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एसेट्स। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, टू बी इंक्लूडेड इन कैश फ्लो, टू बी इग्नोर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सभी जो है टैक्स एक्सपेंस ये इग्नोर करना है। फ्यूचर इम्प्रूवमेंट नॉट एट कमिटेड, ठीक है, कोई भी फ्यूचर का इम्प्रूवमेंट है, फ्रॉम फ्यूचर इम्प्रूवमेंट नॉट एट कमिटेड, वो इग्नोर करना है। और अमाउंट टू बी इंक्लूडेड, आउटफ्लो ऑफ एसेट, नेट एसेट ये दे रखा है। डिस्काउंट रेट टू बी, इट शुड बी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड। अब आ जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कैश जनरेटिंग यूनिट का देख लीजिए। समटाइम रिकवरेबल अमाउंट, समटाइम recoverable amount of individual asset cannot be determined because of that asset cannot generate independent cash flow from which value in use is calculated, ठीक है। So the imprisonment of such asset will be done in CGU, cash generating unit। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। Sometimes recoverable amount of individual asset cannot determine because that asset cannot generate independent cash flow
इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाती, इसलिए हम ग्रुप में देखते हैं। ठीक है, CGU इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स, CGU इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट ग्रुप कैश फ्लो। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में क्या कह रहा है। स्टेप टू फॉलो रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ असेट ऑन लॉस। क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ करेंट एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एलोकेटेड टू CGU, कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, ये सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। फॉलोइंग वेदर द कैश इम्पेयर इम्प्रूवमेंट टेस्टिंग, कैश generating unit is if it is carrying value more than recoverable amount, then calculate carrying amount of CGU। 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE CGU, स्टेप फॉलोइंग कैलकुलेशन टू रिकॉग्नाइज द इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। तो अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो है तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपने देखा है, ये कह रहे हैं कैश जनरेटिंग यूनिट में जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ A और B 30, कैरिंग अमाउंट 30 और 20 और 30 है, तो टोटल 50 हो गया। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द ऑफिस बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट इज़ 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का जो है दोनों का, ये दोनों ऑफिस का मिला के है। इंफ्रा हैज़ टू जनरेटिंग इन X और Y गुड्स, देयर इज़ नो गुडविल इन कैरिंग अमाउंट। द कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU इज़ 20 और 30 A और B की। कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU ऑफ A 30 20 और B की इतनी है। फॉर कंपनी हैज़ ऑफिस बिल्डिंग इट इज़ यूजिंग फॉर ऑफिस हेडक्वार्टर। ठीक है, नॉट हैज़ बीन इंक्लूडेड एबव। ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं है। ये $10 मिलियन जो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको इंक्लूड कर देंगे और ये प्रोपोर्शनेट कर देंगे। 10 का डिवाइडेड कर देंगे 50 से, इससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और 30 से, तो ये आ जाएगा 4 और 6। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? रिकवरेबल अमाउंट और बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज़ 18 और 38। 18 और 38 आप जो है ये दोनों जोड़ोगे 24 आ गया, ये 36 आ गया, ये 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 18 रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। रिकवरेबल अमाउंट, अब आपका कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट जो है यहाँ पर कितना है? 24 का जो है कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल है 18 का, 6 का लॉस है, 6 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इसमें देखिए कैरिंग अमाउंट 36 है और रिकवरेबल 38 है, तो 2 का गेन आ रहा है। यहाँ पर गेन जो है इसको सेट ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल 56। इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी एलोकेटेड 4/24 इस 1 मिलियन, एंड जो ये इम्पेयरमेंट लॉस 6 आया है ना, इसको जो है हम कैसे करेंगे? 6/24 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 4, 6 डिवाइड, अच्छा ये जो 2 का यहाँ गेन आया है, 2 का गेन आया, तो नेट 4 का जो है आपके पास लॉस आया। तो आप देख लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 20, 4 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 20, 3.33। 1 सेकेंड, 4 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई कैसे करें हैं? इम्पेयरमेंट लॉस जो है 6 में से 1 जो है इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 4/24 मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे? 1 आ जाए, और
20/24, 20/24। ठीक है, इसका जो है लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस जो है 6 का, हम इसकी बात कर रहे हैं 6 की, जो माइनस की नहीं, तो 6 जो है इसको डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में 4 और 20/24, तो ये का 1 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4/24, और ये लॉस जो है कैसे हो जाएगा 4/24, 6 डिवाइडेड बाई 24, इससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1 और 5 आएगा। यहाँ पर भी देखिए अगेंस्ट अदर एसेट इतना आएगा, तो ये आपका जो 6 या 20/24, 6 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये 5 आएगा, 5 मिलियन।